नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। टोल वसूली से राष्ट्रीय राजमार्गों पर लंबा जाम, खुले पैसे के अभाव में लोगों का बढ़ा इंतजार। 500 के पुराने नोट बंद होने से पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट। जनधन खाते में अवैध राशि जमा करने वालों पर होगी सख्ती, अवैध पैसों पर गरीबों का होगा हक। परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री का ऐलान। राज्यपाल के रवैये पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, कहा केंद्र सरकार की बोल रहे हैं भाषा। राज्यपाल ने सेना पर बयान देने में सावधानी बरतने की दी थी नसीहत। जीएसटी परिषद की बैठक बेनतीजा खत्म, दोहरे नियंत्रण और ड्राफ्ट बिल पर नहीं बनी सहमति। अगले हफ्ते फिर होगी बैठक। और हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन अमृतसर में शुरू, अफगानिस्तान में विकास के एजेंडे पर 44 देश कर रहे हैं चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति गनी कल करेंगे शिरकत। नोटबंदी के 23 दिन बाद आज से देश भर के राजमार्गों पर टोल टैक्स फिर शुरू हो गया है। इसके चलते टोल प्लाजा पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 500 के पुराने नोट से भुगतान से रोक और खुले पैसों को लेकर लोगों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में हाईवे पर शनिवार से फिर टोल वसूलना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें मेट्रो शहरों के राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा की हैं। दिल्ली से 24 किलोमीटर दूर मानेसर, बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास और मुंबई के वासी टोल पर सुबह से ही गाड़ियों और ट्रकों की लंबी कतारें देखने को मिली। कुछ लोगों को खुले पैसों के लिए इंतजार करना पड़ा, तो कई पुराने 500 रुपए के नोट से ही टोल का पैसा चुकाने की कोशिश करते नजर आए। अभी ऐसा है, हम लोग 15-20 मिनट से क्यू में हैं और नियम ये बोलता है कि आप 5 मिनट से अगर ज्यादा हो तो आपको क्यू में ये टोल भरने का जरूरत नहीं है। अभी मैं आपके सामने 10 मिनट से इधर वेट कर रहा हूँ चेंज के लिए। क्या होगा, चिल्लर का थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम। वो 500 ले तो नो प्रॉब्लम। नहीं जी, हम कहाँ जाए, हम तो ड्राइवर आदमी हैं, कहाँ को माल को बदल के देगा तो करेंगे जी। अब 500 के पुराने नोट टोल पर नहीं चलेंगे, लेकिन अब लोगों को राहत देते हुए 200 रुपए से अधिक का टोल होने पर 500 रुपए के पुराने नोट 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे। अधिकांश टोल पर लोगों ने कैश नहीं होने की वजह से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पेटीएम के जरिए भुगतान किया। यहां कैशलेस भुगतान के लिए फास्टैग सुविधा भी शुरू की गई। वही यूज कर रहे हैं, लेकिन वाहनों की लंबी कतारों की वजह से लोग ट्रैफिक जैम में भी घंटों फंसे रहे। ट्रैफिक में आधे घंटे से खड़े हैं। पहले इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी टोल में, अब परेशानी भुगतनी पड़ रही है। अपने समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं हर जगह पे। सरकार के 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले के बाद से 2 दिसंबर तक राष्ट्रीय राजमार्गों को टोल फ्री कर दिया गया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पेट्रोल पंपों पर 500 के पुराने नोट बंद होने के बाद ग्राहकों की कमी हो गई है। मालिकों का कहना है कि उन्हें नकदी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली का ये पेट्रोल पंप अब ग्राहकों की बाट जो रहा है। पेट्रोल पंपों पर 500 के पुराने नोट बंद होने के बाद तकरीबन सभी पेट्रोल पंप का यही हाल है। मालिकों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त छुट्टे नहीं हैं। अभी तो सेल्स डाउन है, बिल्कुल डाउन है, क्योंकि कल 500 रुपये चल रहे थे तो लोगों ने टैंक फुल करा लिए अपने अपने। कल के मुकाबले आज कस्टमर बहुत कम है, तो उसके पास कल शाम तक ऑप्शन था कि भाई तू 12 बजे तक यहाँ से पेट्रोल डलवा ले, तेरा पैसा लग जाएगा बजाय बैंक में लगने। कुछ लोगों की शिकायत थी कि उन्हें एटीएम से 2000 के नोट ही मिले, जो पंप कर्मचारी नहीं ले रहे। 2000 का नोट है, हम 500 रुपए का तेल डलवा रहे थे, मने कर रहे हैं तेल नहीं डालूंगा जी। ऐसे मेरे पास पैसे खुले नहीं, खुले कहाँ से रहो। एटीएम से निकाला है, 2000 का नोट निकलता है। हम पैसे हम कहाँ से बनाए अपने, जब मार्केट में पैसे ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ से लेके देंगे हम। खुले कहाँ से देंगे, इससे देते भाई साहब कम से कम 1000 या 1200 रुपये का पेट्रोल लेगा तो 800 रुपये दे सकता है आदमी। अब वो कहे मैं 200 रुपये का तेल डाल रहा हूँ, मुझे 1800 रुपये दे, वो कहाँ से लाऊंगा, इसलिए उसको मना कर देते हैं हम। कुछ ग्राहक स्वाइप मशीन से भुगतान करते दिखे, लेकिन इसकी जानकारी सबके पास नहीं है, इसीलिए लोग परेशान भी रहे।
क्योंकि हम तो लिखे पढ़े नहीं हैं, हम लिखे पढ़े अनपढ़ गंवार हैं, हमारे से नहीं, हम तो अंगूठा छाप है। पेट्रोल पंप पर पहले 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोट चलने थे, लेकिन अचानक इसकी मियाद घटाकर 2 दिसंबर कर दी गई। हरिओम राय, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुरादाबाद में नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए उठाया गया कदम बताया। बीजेपी की परिवर्तन रैली में उन्होंने इसका विरोध करने वालों की आलोचना भी की। मुरादाबाद में बीजेपी की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का समर्थन करने के लिए लोगों का आभार जताया। साथ ही विरोध करने वालों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारें सत्ता में रही हैं, उनको गरीबों की परवाह नहीं थी। भ्रष्टाचार को हर समस्या की जड़ बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसने गरीबों का हक छीना है। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है। आपने इसको सहन किया है। मैं मेरे देशवासियों आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास से हर समस्या का समाधान निकल सकता है और देश से गरीबी हटाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का विकास जरूरी है। तो सबसे पहले जो बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां से जितनी जल्दी से हम गरीबी को हटाएंगे, देश उतना ही जल्दी गरीबी से मुक्त होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से बदलाव में शामिल होते हुए कैशलेस ट्रांजैक्शन और मोबाइल फोन से बैंकिंग को अपनाने पर जोर दिया। लोगों से जनधन खातों में दूसरों का जमा अवैध पैसा नहीं निकालने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर वादे और पैसे का हिसाब जनता को दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायकों ने आज राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात की। ये मुलाकात टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती के विरोध में हुई। उधर राज्यपाल ने कहा कि सेना को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल को बोलने से पहले तथ्यों पर गौर करना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती पर तकरार बढ़ती जा रही है। राज्य के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने टीएमसी सरकार को नसीहत दी और कहा कि सेना जैसे संगठन पर आरोप लगाते वक्त सावधान रहना चाहिए। Every person should take care in making allegation against a responsible organization like army. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को सभी तथ्यों की जांच करने के बाद बयान देना चाहिए था। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार को सारे तथ्य सामने रखकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये बहुत संवेदनशील मसला है और अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कंसर्न है तो केंद्रीय सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए। बंगाल की जो पुलिस है वो कह रहे हमने परमिशन दी नहीं थी, इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहिए। केंद्र सरकार ने दोहराया कि सेना की तैनाती पुलिस की अनुमति के बाद की गई थी, इसलिए इस पर राजनीति से बचना चाहिए। Dragging the army into controversy, it is not in the national interest. This is totally condemnable. Whoever has done it, and not only Trinamool, unfortunately, the Congress party and others also, without knowing the full truth or without waiting for the details, they try to make it a big issue. ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि राज्य के कई टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती राज्य सरकार की अनुमति के बिना की गई। हालांकि सेना ने कहा कि बंगाल पुलिस से तालमेल के बाद ये तैनाती हुई थी और इसका मकसद कुछ आंकड़े जुटाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये फैसला किया है। मायावती का कहना है कि मोदी सरकार अपने वादों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का फैसला कर रही है। मायावती का कहना है कि नोटबंदी के फैसले से देश की 90% जनता परेशान है। मायावती ने कहा कि बीएसपी जनता की तकलीफों को कम करने के लिए केंद्र सरकार के बेतुके फैसलों का संसद के भीतर और बाहर सख्त विरोध करती रहेगी।
गैर भाजपा शासित राज्यों में तो नोट वितरण में भी काफी भेदभाव किया जा रहा है, जिनको लेकर अब पूरे देश की आम जनता काफी ज्यादा परेशान व उलझी हुई भी लगती है। और इतना ही नहीं, बल्कि इनके इस बिना पूरी तैयारी के लिए गए फैसले से अभी भी पूरे देश में लगभग 90% से अधिक जनता आए दिन खुले आसमान के नीचे लाइन लगाकर अपने खुद के ही पैसों को निकालने के लिए एटीएम व बैंकों आदि के बाहर खड़ी रहती है। छठा हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन आज से अमृतसर में शुरू हो गया। आज संबंधित देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। इसमें अमृतसर घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने और क्षेत्रीय आतंकवाद के खिलाफ ढांचे को स्वीकार करने पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के विदेश उप मंत्री हिकमत खलील करजई और विदेश सचिव एस जयशंकर ने आज की बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन में अफगानिस्तान में शांति, सहयोग और विकास के उपायों पर चर्चा हो रही है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में 44 देशों और समूहों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की उपस्थिति में मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी शुरू होगा। इसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश नीति सलाहकार सरताज अजीज भी शिरकत करेंगे। हालांकि इस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं होगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। सम्मेलन में दक्षिण एशिया में बढ़ते आतंकवाद और अफगानिस्तान में संचार माध्यमों में सुधार पर सबसे ज़्यादा जोर रहने की उम्मीद है। आतंकवाद के मसले पर भारत की कोशिश पाकिस्तान को घेरने की होगी। और अमृतसर से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अखिलेश, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा और किन बातों के इर्द गिर्द ये मीटिंग केंद्रित रहेगी? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अफगानिस्तान और भारत दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं। उसके चलते आप ये कह सकते हैं कि आतंकवाद बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उसके अलावा एक दूसरी बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान जो एक तरह से लैंडलॉक कंट्री है और उसको कनेक्टिविटी चाहिए, एक सड़क संपर्क चाहिए, और उस सड़क संपर्क को देने में पाकिस्तान लगातार आनाकानी करता रहा है, तो इस पर भी बात होगी। और जो तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अफगानिस्तान में जो विभिन्न जो आतंकवाद के समूह हैं, उन समूहों पर किस तरह से काबू पाया जाए और उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस तरह का होगा, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर इसमें चर्चा होगी। और भारत की तरफ से क्या, क्योंकि कोशिश हमारी यही है कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करें, क्या इस सम्मेलन में ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या हमारे एजेंडे में है ये? देखिए, यह जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन सिर्फ भारत पाकिस्तान के संबंधों के लिए नहीं है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अफगानिस्तान के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करना और आतंकवाद, जो क्षेत्रीय आतंकवाद है, उस मामले पे एक आम राय बनाना, ताकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, आतंकवादी हरकतें, उस पर किस तरीके से काबू पाया जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत का एजेंडा जो है पाकिस्तान को अलग थलग करने का, इससे पूरी तरह उसको बल मिलता है। लेकिन अगर यह कहें कि भारत का एजेंडा यह है इस सम्मेलन में कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दे, यह कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा दोस्त है और हमको चाहिए, हमारी इच्छा भी है कि अफगानिस्तान की विकास प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े और उसमें आने वाली जो सुरक्षा संबंधी खामियां हैं, उन सुरक्षा संबंधियों को खामियों को दूर करने के लिए जितने ज़्यादा देशों को उसमें शामिल किया जा सके, उतने ज़्यादा देशों को शामिल करने की हमारी तरफ से कोशिशें हैं। अब देखना यह है कि अभी जो सरताज अजीज जो पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार हैं, वो अभी आएंगे, थोड़ी देर में इनको अमृतसर पहुंचना है और उनको प्रधानमंत्री के साथ एक अनौपचारिक, चूंकि इस तरह के सम्मेलन में प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम होता है, जो भी आगंतुक है, जो भी अतिथि हैं, उनके साथ एक हेलो हाय की एक परंपरा होती है। एक औपचारिक मुलाकात जरूर होगी, लेकिन कोई बैठक, कोई संवाद उनके साथ हो, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कतर के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नसीर बिन खलीफा अल थानी के साथ वार्ता के दौरान ये बात कही। दिल्ली में हुई इस वार्ता के बाद दोनों देशों ने 5 क्षेत्रों में करार किए। इनमें वीज़ा, साइबर स्पेस, निवेश, पोर्ट प्रबंधन से जुड़े समझौते शामिल हैं।
दोनों नेताओं में व्यापार और सुरक्षा के मसले पर भी बात हुई। दोनों नेताओं ने माना कि आपसी व्यापार बहुत कम है और इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। कतर ने भारत को बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए न्योता दिया है। दोनों नेताओं ने इराक, सीरिया और यमन की स्थिति पर भी चर्चा की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर फौरन हाजिर होंगे। जितना लोगों को आप आतंकित कर सके उतने ही बड़े आप नेता हैं। ये खबर आग की तरह देश भर में फैली कैसे? सरकार ने रेलवे स्टेशन नहीं बनाया तो लोगों ने खुद अपने स्टेशन बना लिए। जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चलती रहती है। उनकी नजर उनका शहर में इस बार सुरेंद्र प्रताप सिंह। जीएसटी से जुड़े 2 मसौदे कानून पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी कानूनों के मसौदों पर चर्चा हुई, लेकिन ये चर्चा पूरी नहीं हो पाई। अब 11 और 12 दिसंबर को फिर से बैठक होगी। इस बैठक में दोनों मसौदों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। 2 दिन तक चली बैठक में दोहरे नियंत्रण और राज्यों को नुकसान की भरपाई पर भी चर्चा हुई। इस पर भी अगली बैठक में चर्चा जारी रहेगी। ऐसा लगता है कि इन कानूनों के अप्रूवल में, क्योंकि एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है जीएसटी काउंसिल का, काफी समय लगेगा। इसके ड्राफ्ट को पूरा अप्रूव करने के बाद 2 और कानून है, एक कॉम्पेंसेशन लॉ और एक आईजीएसटी लॉ। तो कुल मिला के 4 ऐसे लीगल ड्राफ्ट्स हैं जो अप्रूव करने पड़ेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। विदेशी संपत्तियों के मामले में आरोप पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस मामले में वो जेटली को कोर्ट में ले जाएंगे। आयकर विभाग ने अमरिंदर सिंह और उनके बेटे के खिलाफ बिना आयकर भुगतान वाली विदेशी संपत्तियों के मामले में जांच को लेकर आरोप पत्र दायर किया है। अमरिंदर सिंह पर हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया गया है। मैं जेटली को और उनके जो कनाइवेंस की है उनको सबको कोर्ट में बुलाऊंगा। मैं जानता हूं क्या कही है। ये जिस दिन मैं जेटली के साथ लड़ रहा था राजस्थान में बाड़मेर के हल्के में, मोदी ने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम करेंगे। फिर जेटली ने साजिश की है और जेटली विल बी समन्ड टू द कोर्ट। आई विल सी हिज समन्ड। कश्मीर घाटी में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। लोग आज जरूरी सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकले। उधर कुलगाम में आतंकियों के होने की खबर के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। अलगाववादियों की ओर से हड़ताल में छूट के बाद शनिवार को घाटी के बाजारों में फिर चहल पहल दिखी। लोग जरूरी सामान खरीदने घर से निकले। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखीं। कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इससे बचने के लिए लोग कुछ महीनों का सामान पहले ही जमा कर लेते हैं। आम इंसान को तो राहत मिलती ही है, और चूंकि कश्मीर में 6 महीने गर्मी का ये रिवाज होता है और सर्दी भी होती है, तो सर्दी के लिए जो कमाना होता है वो गर्मियों में कमाना पड़ता है। उधर कुलगाम में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने रात भर अभियान चलाया। सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और दोनों ओर से गोलीबारी भी हुई। इसमें राज्य सरकार के एक कर्मचारी की मौत हो गई। हालांकि आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर भाग गए। वहीं पंजाब में पठानकोट जिले के ढींडा पोस्ट के पास बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। पठानकोट के पास शुक्रवार को तलाशी अभियान भी चलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोहरे और बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है, वहीं रेल, सड़क और हवाई सफर पर भी खासा असर पड़ा है। उत्तर भारत में लगातार चौथे दिन कोहरे से रेल, हवाई और सड़क यातायात बाधित हुआ। इससे 3 से 4 दिसंबर के बीच 100 से ज्यादा ट्रेन देरी से चल रही हैं। वहीं कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जबकि 40 से ज्यादा ट्रेनों का टाइम बदलना पड़ा है। कोहरे की वजह से 38 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है। इनमें से 13 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। 1 घंटा लेट है। अभी सोचा था भूख भी लगी है खाने के लिए, पैसा निकालेंगे तो एटीएम में पैसे ही नहीं है। ट्रेन देरी से चलने की वजह से मुसाफिर खासे परेशान हैं। छोटे स्टेशनों पर खाने पीने की पर्याप्त सुविधा नहीं होने से यात्रियों में नाराजगी है।
अभी तक ट्रेन का कोई पता नहीं। वहाँ पे एक स्लाइड चल रही है, उसमें टाइमिंग में डबल स्लाइड चल रही है। 6:10 कभी शो कर रहे हैं, कभी 7 बजे शो कर रहे हैं, कभी 6:40 शो कर रहे हैं। यही हाल है यहाँ पे, पूरी रात जगते हुए हो गया सब लोग, काफ़ी लोग ऐसे ही परेशान हैं। ट्रेनों का बहुत बुरा हाल है। जिस ट्रेन को शाम को आना वो सवेरे आ रही है, जिसको सुबह आना वो शाम को आ रही है। और रास्ते में भी असुविधा महसूस होती है। जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है, फॉग ज़्यादा हो जाता है, तो ट्रेनें रास्ते में खड़ी हो जाती, खाने पीने की चीज़ें तक नहीं मिलती हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों से सड़क हादसों की भी खबर है। पारा घटने से लोग अब सर्दी से बचने के इंतजामों में लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागपुर के CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एल्गी से बायोडीजल बनाने की विधि विकसित की है। कम लागत में तैयार होने वाला ये ईंधन वैकल्पिक ऊर्जा का नया साधन बन सकता है। तेजी से बढ़ता प्रदूषण, ईंधन की मांग और घटते खनिज संसाधन ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जैसे जैविक खनिज ऊर्जा स्रोतों के विकल्पों की खोज तेज हो गई है। वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले बायोडीजल के रूप में एक नया समाधान खोजा था। पौधों पर आधारित ऊर्जा का ये तरीका पर्यावरण के लिए सुरक्षित, कम लागत वाला और दीर्घकालीन है। जट्रोपा जैसे कई पौधों की पहचान की गई है जिसे बायोडीजल बनाया जा सकता है। इसी दिशा में नागपुर के CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि गंदे पानी में पैदा होने वाला एल्गी यानी शैवाल को बायोडीजल के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। We have to give the special environment for growing the microorganisms. After growing that it will absorb the carbon dioxide and ultimately that algae will be converted to oils, and from oils we can be converted to diesels. शोधकर्ताओं की टीम ने पश्चिमी महाराष्ट्र में वाहन बनाने वाले एक प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी में मौजूद कई माइक्रो एल्गी का अध्ययन किया। इसमें एल्गी की विभिन्न किस्मों को अलग किया और उनका अलग अलग अध्ययन कर उनकी संरचना और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता के बारे में पता लगाया। शोध के नतीजों से पता चला कि एल्गी वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से चर्बीदार तत्व पैदा करता है, जिसे बायोडीजल में बदला जा सकता है। अध्ययन में ये भी पता चला कि मिश्रित एल्गी के नमूनों में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता है। अभी तक फसल के रूप में बायोडीजल वाले पौधों की खेती में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन एल्गी के साथ ऐसा नहीं है। ये पौधे इंसानों के लिए खाद्य के स्रोत भी नहीं है, लिहाजा इंसानों की खाद्य श्रृंखला पर भी इसका असर नहीं पड़ता। इससे साफ है कि शैवाल वैकल्पिक ऊर्जा का नया साधन बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है और सरकारी के साथ ही निजी क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने की ज़रूरत बताई। इस मौके पर उन्होंने कई लोगों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिम्मत और हौसले से नई ऊंचाइयां हासिल करने वाले दिव्यांग लोगों को पुरस्कार से नवाजा। इस मौके पर राष्ट्रपति ने दिव्यांगों को तकनीक के इस्तेमाल से कामयाबी हासिल करने की सलाह दी। साथ ही ऐसे लोगों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। Employment is a vital factor in the economic empowerment of the persons with disabilities. Vacancies have been reserved for such applicants in government ministries and establishments. I would encourage both the public as well as private sectors to be active partners in this endeavor. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए कई तरह की योजना चला रही है। हमने 4,449 कैंप आयोजित किए हैं, सार्वजनिक कैंप आयोजित किए हैं और उसमें 5,75,000 से ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। समारोह में दिव्यांगों के लिए बेहतर काम करने वाली महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक न्याय मंत्रियों को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। ये सबके प्यार और विश्वास का नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
ये मेरे बच्चों की मुस्कान है। मैं 61 बच्चों को पढ़ाता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। डॉक्टर इकबाल की कही गई ये पंक्तियाँ सही मायने में देश भर से आए हुए तमाम दिव्यांगजनों की मेहनत, मशक्क़त और संघर्ष पर खरी उतरती है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। मशहूर कवि, शायर और पूर्व राज्यसभा सांसद बेकल उत्साही का आज निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली। 88 साल के बेकल उत्साही को ब्रेन हैमरेज की वजह से गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बेकल उत्साही का जन्म 1 जून 1928 को हुआ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला के रहने वाले उत्साही का असली नाम शफी खान था। आज़ादी के पहले अपने गीतों की वजह से बेकल उत्साही को कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्हें कांग्रेस की ओर से 1986 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। उत्साही ने निशात ज़िंदगी, पुरवैया, कोमल मुखड़े, बेकल गीत, अपनी धरती, चांद का दर्पण जैसी कई किताबें भी लिखीं। उन्हें 1976 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज 132वीं जयंती है। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संसद परिसर में हुए कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा संसद के सेंट्रल हॉल में भी कई नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान के जीरादेई गांव में हुआ था। आज़ादी से पहले 2 दिसंबर 1946 को वो अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री बने। बाद में वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। भारत को गणतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलने के बाद वे देश के पहले राष्ट्रपति बने। 1957 में वो दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुने गए। 28 फरवरी 1963 को राजेंद्र प्रसाद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।